बच्चों, हिंदी विषय में हम पढ़ रहे हैं 9वां पाठ। हिंदी विश्व शांति की भाषा है। हिंदी विश्व शांति की भाषा में हमने आपको बताया था, इस पाठ की हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी। इसमें जो है वो किसका, साइजी माकिनो का नाम आ रहा था। साइजी माकिनो क्या बता रहे हैं कि हिंदी का कितना महत्व है उनकी ज़िंदगी में, उनका जीवन किस तरीके से परिवर्तित हो गया। वो एक जापानी होते हुए दूसरे देश के निवासी हैं। जापान सभी बच्चे जानते होंगे, जापान एक दूसरी क्या है, कंट्री है, एक दूसरा देश है। जैसे चाइना है, चीन है, जापान है, वैसे उसी तरीके से जापान भी होता है। तो उन्होंने बताया इसमें कि कैसे वो जो है जापान से आए, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ रहते हुए उनके जीवन में इतना ज़्यादा परिवर्तन आया। ठीक है बच्चों, तो ये पहला पेज हमने आपको पढ़ा दिया था। दूसरे पेज से आज फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला पेज, इस आखिरी प्रश्न जो दिया हुआ था कि गुरुदेव टैगोर का साथ और शांति निकेतन का वातावरण आपको कैसा लगा। ये साइजी माकिनो से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनका वो किस तरीके से जवाब देते हैं उसी को हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। गुरुदेव के व्यक्तित्व और शांति निकेतन के परिसर के प्राकृतिक सौंदर्य ने मुझे इतना आकर्षित किया कि मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं करता था। गुरुदेव किसको कहा जाता है बच्चों, जैसे महात्मा गांधी को प्यार से बापू कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को जो है चाचा कहते हैं सब बच्चे, है ना। उसी तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। तो गुरुदेव ने क्या किया था, एक शांति निकेतन की स्थापना की थी। वो भी एक क्या था, तो बाग बगीचे, फल फूल इत्यादि ये सब जो है प्राकृतिक चीज़ें होती थी। तो इससे इनका मन जो है बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया था और कहीं जाने का इनका मन ही नहीं करता था साइजी माकिनो का, तभी ये भारत में रह गए। हिंदी भवन के सामने वाले छात्रावास में रहकर केवल पढ़ता रहता था। शांति निकेतन का परिवेश इतना शांत था कि पुस्तकालय में बैठे हुए आप घड़ी की आवाज़ स्पष्ट सुन सकते थे। इतना ज़्यादा शांति थी कि घड़ी की आवाज़ सुनाई देती थी। मैंने भी पवित्र भूमि शांति निकेतन को अपनी जीवन साधना का आधार बना लिया। समझ नहीं आता कि गुरुदेव के व्यक्तित्व ने वातावरण को इतना सुंदर बना दिया है या इतने शांत वातावरण ने ही गुरुदेव जैसे महापुरुष की रचना की है। इतनी शांति है, इतना ज़्यादा शांति प्रिय माहौल है वहाँ पे, इतनी प्राकृतिक सुंदरता है कि उनको मतलब तारीफ़ करने का एक तरीका है कि वो कहते हैं कि गुरुदेव ने इतना सुंदर बना दिया या इतने सुंदर वातावरण ने गुरुदेव जैसे इतना सुंदर व्यक्तित्व बना दिया। वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। जो भी हो, जमाना कितना भी बदल जाए, पर शांति निकेतन की भूमि में विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता हमेशा रहेगी। यहाँ की प्रकृति स्वयं यहाँ की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहेगी। इसी भूमि में मुझे पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महानुभावों से शिक्षा और प्रेरणा पाने का अवसर मिला। तो क्या है बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत सारी आप लोगों ने कविताएं, पाठ और ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। उसमें हम लोग कवि का नाम, उसमें रचयिता के नाम देखते हैं ना, तो उसमें क्या आता है कि रचयिता के नामों में आप देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वो कवि थे, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रचयिता है, लेखक हैं। तो इनसे भी इनकी मुलाकात होती है। दूसरा प्रश्न इनसे पूछा जाता है, ये बताइए कि आपकी हिंदी यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। तो सच तो यह है कि हिंदी की कृपा से मेरा जीवन चल पड़ा, वरना रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता। उन दिनों ग्वालियर में बिरला फैक्ट्री में जापानी तकनीक से एक फैक्ट्री लगाई गई। जापानी इंजीनियरों को हिंदी नहीं आती थी। इनको हिंदी की यात्रा, हिंदी इन्होंने कैसे सीखा, हिंदी से इतना ज़्यादा इनको लगाव कैसे हो गया, उसके बारे में बता रहे हैं कि उस टाइम पे क्या था, जापान के लोग जो है वो एक फैक्ट्री लगा रहे थे यहाँ पे, और वहाँ के जापानी लोगों को हिंदी नहीं आती थी, तो समस्या हो रही थी जापानी इंजीनियरों को। ठीक, तो जापानी इंजीनियरों को हिंदी नहीं आती थी और फैक्ट्री में काम करने वाले भारतीयों को जापानी नहीं आते थे। तो मुझे बुलाया गया। ये क्या जानते थे, ये जापानी भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे। तो ये एक ट्रांसलेटर की तरह, मध्यस्थ की तरह काम करते हैं। मुझे बुलाया गया और एक दुभाषीय के रूप में, दुभाषा जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेटर भी कहते हैं, के रूप में मैंने 400 रुपये महीने पर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ मैंने 4 साल काम किया और हिंदी में बहुत से लेख लिखे जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुए। तो इस प्रकार से इनका हिंदी का जो है वो सिलसिला शुरू होता है। दूसरा, फिर आगे प्रश्न पूछा जाता है, एक पत्रकार इनसे एक तरीके से प्रश्न पूछते जा रहे हैं कि ये मतलब क्या आपका
का प्रभाव था, क्या चीज़ें थी। तो क्या जापानी और हिंदी साहित्य में कोई समानता है? साहित्य क्या मतलब बच्चों क्या होता है कि वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ के लेखकों ने क्या क्या चीज़ें लिखी है ना। साहित्य का मतलब किताब और कविताएं रचनाएं जितनी भी आती हैं वो सब साहित्य हो जाता है। तो दोनों का लोक साहित्य लगभग समान है। क्या बताते हैं कि लगभग में समान ही है। मणिपुर और राजस्थान की लोक कथाएं जापान की लोक कथाओं जैसी ही हैं। तो मणिपुर और राजस्थान की जो लोक कथाएं होती हैं वो कैसी होती है, जापान जैसी ही है। इसका कारण है कि जापान की संस्कृति चीन और भारत की मिश्रित संस्कृति है, क्योंकि चाइना जापान बगल बगल के ही कंट्री है, आस मतलब कि एक तरीके से पड़ोसी देश है, क्योंकि ये टापू वाला देश है और चाइना तो बड़ा सा स्थल वाला देश है ही है। और भारत से भी लग सब जो है चाइना की भूमि यहाँ पे संस्कृति जो है वो क्या होती है, शेयर होती है, उनकी बाउंड्री शेयर करते हैं हम, है ना। तभी तो आजकल सीमा विवाद चल रहा है। तो ये सब सीमा विवाद क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। बाकी वहाँ के लोग भी यहाँ पर आके बसे, तो आने का सिर्फ लोगों के आने का ये उद्देश्य नहीं होता है कि लोग केवल अकेले ऐसे आ जाते हैं। लोग आते हैं तो अपनी बोली भाषा संस्कृति सब चीज़ों को लेकर आते हैं। तो इसी प्रकार से भारत चीन जापान सबकी एक तरीके से मिश्रित हमें संस्कृति देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं। मैं भारत को दादा और चीन को पिता मानता हूँ। हिंदी विश्व शांति की भाषा बने और मैं जीवन पर्यंत इससे जुड़ा रहूँ, यह मेरी कामना है। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि जापान में हिंदी की क्या स्थिति है। तो जापान में भारतीयों और हिंदी भाषा का बहुत अधिक सम्मान है। जापान की 2 नेशनल यूनिवर्सिटी ओसाका और टोक्यो में बीए और एमए स्तर पर हिंदी पढ़ाई जाती है। ये बहुत ही बड़ी बात है बच्चों कि आपके देश की भाषा जो है वो दूसरे देश में बीए एमए स्तर पर, जैसे हमारे यहाँ बीए अगर हम करना चाहें तो जापानी भाषा में कर लें तो एक बड़ी उपलब्धि होगी ना, क्योंकि हम लोग अपनी जान पहचान की भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो बीए और एमए स्तर की जो पढ़ाई होती है वहाँ हिंदी मतलब कि उसमें हम कर सकते हैं। भारत के लिए ये गौरव का विषय होना चाहिए, यहाँ के लोग भी जापानी सीख रहे हैं। पहले यहाँ सिर्फ सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स था, अब बीए कोर्स भी है और हर साल बहुत लोग जो है वो बीए की परीक्षा में बैठते हैं। बहुत सारे बच्चे आजकल जो फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स करते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, जापानी सीखते हैं ना। तो उसी तरीके से स्पेनिश वगैरह का बहुत ज़्यादा इस समय प्रचलन है। मेरा यह मानना है कि भाषा देशों को भावना के स्तर पर जोड़ती है। जापानी भाषा में संस्कृत के शब्द भरे पड़े हैं। इन दिनों बंगला भाषा भी जापान में जोर पकड़ रही है, क्योंकि कलकत्ता एशिया का दरवाज़ा है। कलकत्ता क्या होता है, एशिया का दरवाज़ा, क्योंकि कलकत्ता के रास्ते जो होते हैं वो बहुत सारे हम देशों से जुड़ सकते हैं जलमार्ग द्वारा, क्योंकि वो एक समय में सबसे ज़्यादा जापानी कलकत्ता में ही रहते थे। अब तो पूरे देश में बिखर गए हैं। तो पहले क्या होता था, हमारे पास केवल सी रूट था, हमारे पास केवल जली मार्ग थे ज़्यादातर। तो जल से अगर हम यात्रा करते हैं तो हमें पोर्ट्स पर जाना पड़ता है ना, पोतों पर जाना पड़ता है। कहाँ पे हमारे जहाज़ जो होते हैं वो तटीय प्रदेशों में ही तो जाके रहेंगे, अंदर की जो भूमि होगी वहाँ पे तो हमारे जहाज़ नहीं जा पाएंगे जहाँ पानी नहीं होगा। तो इसी वजह से कलकत्ता बहुत ज़्यादा इसके लिए फेमस हो जाता है। जापान में और कौन विशिष्ट लोग हिंदी सेवा में रत हैं। प्रोफेसर दोई ने टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना की, वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रोफेसर तोशियो तनाका ने भीष्म साहनी के तमस का जापानी में अनुवाद किया है। प्रोफेसर कोगा ने जापानी हिंदी कोश की रचना की है। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा का जापानी में अनुवाद भी किया है। इसके लिए उन्होंने गुजराती भी सीखी। प्रोफेसर मोजोकामी हर साल हिंदी का एक नाटक तैयार करते हैं और उसका मंचन करने के लिए भारत आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बता रहे हैं कि इनसे पूछा जा रहा है कि क्या जापान में भी कुछ लोग हिंदी मतलब भाषा को इतना महत्व देते हैं, हिंदी सेवा में मतलब हिंदी से संबंधित क्या साहित्य को वो अनुवाद करते हैं या उसको पढ़ते हैं या उसमें क्या इंटरेस्ट होता है उन लोगों का। तो सबका एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि भीष्म साहनी जैसे यहाँ हिंदी साहित्य के एक रचयिता हैं, उनकी एक पुस्तक का नाम है तमस, तो उसका जो है वो जापानी में अनुवाद किया गया है। तो किसने अनुवाद किया है, तो तोशियो तनाका ने किया अनुवाद इसका। जैसे हमारा महाभारत है, तो महाभारत पहले जो है आपका हिंदी में भी है, संस्कृत में भी, फारसी में भी, बहुत सारे लोगों ने रामायण का भी जो है बहुत सारी भाषाओं में बंगला और ये सब में अनुवाद किया हुआ है। तो उसी तरीके से ये पूछ रहे हैं कि क्या हमारी हिंदी भाषा के जो साहित्य है उसका अनुवाद क्या जापानी में हुआ है, तो इसी में इसमें बताया जा रहा है। ठीक है बच्चों, फिर आगे बोल रहा है कि प्रोफेसर सकाता ने भी, सकाता, अब ये सब नाम आपको थोड़े इस पर कठिन मिलेंगे क्योंकि जापानी नाम है। सकाता ने भी हिंदी साहित्य पर बहुत काम किया है। ठीक है, तो फिर उसके आगे बच्चों, अब आगे का तो हम आपको कल दूसरी कक्षा में बताएंगे। आज आप यहीं तक पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।